नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। आपके साथ मैं हूं पराक्रम सिंह शेखावत। बताएंगे आपको आज दिन भर से जुड़ी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें। समाचार की शुरुआत सुर्खियों के साथ। तो आपको बताएंगे आज की बड़ी खबरें। आपको बताएंगे कि पश्चिम एशिया के संकट पर प्रधानमंत्री ने क्या कुछ कहा। इसके अलावा बताएंगे और भी बहुत कुछ। और समाचार में बताएंगे भारतीय राजनीति से जुड़ी हुई जानकारी भी। पश्चिम एशिया संकट पर प्रधानमंत्री ने की सीसीएस बैठक की अध्यक्षता। विभिन्न मंत्रालयों और विभागों द्वारा उठाए जा रहे कदमों की समीक्षा। कृषि, उर्वरक, विमानन और एमएसएमई क्षेत्रों में उभरती चुनौतियों को कम करने के उपायों पर चर्चा। आम जनता की जरूरतों, ईंधन सप्लाई और महंगाई नियंत्रण पर प्रधानमंत्री का फोकस। और इसी के साथ फिलहाल रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार और आइए समाचार की शुरुआत करते हैं इस वक्त की सुर्खियों के साथ। पश्चिम एशिया संकट पर प्रधानमंत्री ने की सीसीएस बैठक की अध्यक्षता। विभिन्न मंत्रालयों और विभागों द्वारा उठाए जा रहे कदमों की समीक्षा। कृषि, उर्वरक, विमानन और एमएसएमई क्षेत्रों में उभरती चुनौतियों को कम करने के उपायों पर चर्चा। आम जनता की जरूरतों, ईंधन सप्लाई और महंगाई नियंत्रण पर प्रधानमंत्री का फोकस। असम के गोगामुख और बेहाली से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भरी हुंकार। घुसपैठ और तुष्टीकरण को लेकर साधा कांग्रेस पर निशाना। भाजपा एनडीए की हैट्रिक का किया दावा। चुनावी राज्यों में दिग्गजों के प्रचार ने बढ़ाई सियासी गर्मी। असम में प्रियंका गांधी ने कांग्रेस के लिए संभाली प्रचार की कमान। केरलम और पुदुचेरी में रोड शो और जनसंपर्क से प्रचार को धार। पश्चिम बंगाल में सीटों को लेकर कांग्रेस में आपसी रार। वैश्विक ईंधन संकट के बीच घरेलू एयरलाइंस को बड़ी राहत। सरकार ने एटीएफ कीमतों में बढ़ोतरी पर 25% का लगाया कैप। विमानन क्षेत्र की स्थिरता बनाए रखने की दिशा में अहम पहल। जनविश्वास संशोधन विधेयक और आंध्र प्रदेश पुनर्गठन संशोधन विधेयक लोकसभा से पारित। केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल विधेयक और दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता संशोधन विधेयक पर राज्यसभा से लगी मुहर। देश में जनगणना 2027 के पहले चरण की आज से शुरुआत। प्रक्रिया के तहत राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री ने स्वगणना पहल में लिया हिस्सा। लोगों से जनगणना प्रक्रिया में हिस्सा लेने की अपील। और सुर्खियों के बाद आइए खबरों पर नजर डालते हैं विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज 7 लोक कल्याण मार्ग पर कैबिनेट सुरक्षा समिति की एक विशेष बैठक की अध्यक्षता की, जिसमें विभिन्न मंत्रालयों द्वारा उठाए गए कदमों की समीक्षा की गई और पश्चिम एशिया में चल रहे संघर्ष के संदर्भ में आगे की जाने वाली पहलों पर भी चर्चा की गई। इस मुद्दे पर सीसीएस की ये दूसरी विशेष बैठक थी। मंत्रिमंडल सचिव ने पेट्रोलियम उत्पादों, विशेष रूप से एलपीजी की आपूर्ति और पर्याप्त बिजली उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए उठाए गए कदमों की जानकारी दी। वहीं इस दौरान प्रधानमंत्री ने आम आदमी की आवश्यकताओं की उपलब्धता का जायजा लिया।
उन्होंने देश में उर्वरकों की उपलब्धता और खरीफ एवं रबी ऋतुओं में इनकी उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए उठाए जा रहे कदमों पर चर्चा की। प्रधानमंत्री ने कहा कि इस संघर्ष के प्रभाव से नागरिकों की सुरक्षा के लिए हर संभव प्रयास किए जाने चाहिए। प्रधानमंत्री ने गलत सूचना और अफवाहों को रोकने के लिए जनता तक प्रामाणिक जानकारी के सुचारू प्रवाह पर भी जोर दिया। कैबिनेट सुरक्षा समिति की बैठक को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर पोस्ट किया। प्रधानमंत्री ने अपने संदेश में लिखा, सुरक्षा मामलों की कैबिनेट समिति की बैठक की अध्यक्षता की। पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष के मद्देनजर विभिन्न मंत्रालयों और विभागों द्वारा उठाए जा रहे कदमों की समीक्षा की और साथ ही आगे उठाए जाने वाले कदमों पर भी चर्चा की। ऊर्जा, कृषि उर्वरक, विमानन, जहाजरानी और लॉजिस्टिक्स जैसे क्षेत्रों से जुड़े पहलुओं पर भी चर्चा की गई। और जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे वरिष्ठ संवाददाता सुधाकर दास। सुधाकर, समझना चाहेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महत्वपूर्ण बैठक की अध्यक्षता की है, क्या कुछ टेक अवेज हम ले सकते हैं इस बैठक से? हम देखिए, बहुत महत्वपूर्ण बैठक 10 दिनों के बाद ये दूसरी सीसीएस की बैठक है, जो एक तरह से आप कह सकते हैं विशेष बैठक थी, विस्तारित बैठक थी, जिसमें जो संबंधित कई मंत्रालयों के प्रमुख जो मंत्री हैं उनको बुलाया गया था और कैबिनेट सचिव ने आपने भी जानकारी दी कि विस्तार से विभिन्न जो गतिविधियां इस वक्त हो रही है वेस्ट एशिया सिचुएशन की वजह से जिस पर असर पड़ रहा है उसकी जानकारी दी, चाहे पेट्रोलियम पदार्थ या एलपीजी की आपूर्ति की बात हो, नेचुरल गैस की आपूर्ति की बात हो, खाद की उपलब्धता की बात हो, पावर एंड इलेक्ट्रिसिटी की बात हो, और तब सब तमाम चीजों को लेकर प्रधानमंत्री की तरफ से भी दिशा निर्देश आए। देखिए, ये 5 दिन पहले जो मुख्यमंत्रियों के साथ पीएम मोदी की बैठक हुई थी उसका एक एक्सटेंशन भी मान सकते हैं और एक स्पष्ट नेतृत्व इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का देश को मिलता हुआ दिख रहा है। इस वक्त जब पूरी दुनिया चिंता में डूबी हुई है, पश्चिमी एशिया संघर्ष की वजह से दुनिया के कई हिस्सों में विभिन्न चीजों को लेकर, चाहे पेट्रोलियम पदार्थों की बात हो या अन्य चीजों की बात हो, उसकी वजह से संकट आया हुआ है, एक चुनौतीपूर्ण स्थिति बनी हुई है। उसमें भारत एक संतुलित विदेश नीति के साथ जो अतीत में जो कदम उठाए गए थे और इस वक्त जो कदम उठाए जा रहे हैं उसकी वजह से एक स्थिरता, निरंतरता भारत में बनी हुई है। तो एक पूरी एक होलिस्टिक आप कह सकते हैं कि रिव्यू किया गया इस बैठक में और आने वाले समय में, क्योंकि किसी को ये मालूम नहीं है कि ये संघर्ष कितना लंबा खिंचने वाला है, तो शॉर्ट टर्म में पराक्रम, मिड टर्म में और लंबे समय के लिए भी भारत में आम लोगों को किसी तरह की दिक्कत ना हो, चीजों की उपलब्धता लगातार बनी रहे, लेकिन उस पर सतत निगरानी रहे, लगातार उस पर नजर रखी जा सके, उस बाबत मुझे लगता है प्रधानमंत्री ने विशेष तौर पर निर्देश दिया। पराक्रम सुधाकर, महत्वपूर्ण ये भी है कि पश्चिम एशिया जो संकट है उसके संदर्भ में आगे की जाने वाली पहलों पर भी इस बैठक में चर्चा की गई है और जैसा कि आपने जिक्र किया कि आम आदमी को किसी तरह की कोई परेशानी ना हो, इसको लेकर के प्रधानमंत्री ने विशेष रूप से ध्यान देने की बात कही है। बिल्कुल, उनकी तरफ से ये निर्देश दिया गया कि आम लोगों को किसी भी तरह की परेशानी नहीं होने दी जाएगी। आवश्यक सेवाएं और सप्लाई चेन पूरी तरह से सुचारू रहेंगी। हालांकि लोगों से ये भी अपील की जा रही है लगातार कि वो अफवाहों पर ध्यान न दें और केवल जो आधिकारिक जानकारी है उस पर भरोसा करें। कुल मिलाकर सरकार का हर स्तर पर हालात पर नजर बनाए हुए है और ये सुनिश्चित किया जा रहा है कि वैश्विक संकट का असर भारत के नागरिकों पर ना पड़े। अब देखिए लॉन्ग टर्म में क्या चीजें हैं, गर्मी का मौसम आने वाला है, बिजली की रिक्वायरमेंट बढ़ेगी, तो उसको लेकर जो चाहे कोल पदार्थ हो, जो हमारे ऊर्जा जो पावर प्लांट्स हैं उन तक सप्लाई सुनिश्चित रहे, इसके बाबत निर्देश दिए गए हैं। खाद को लेकर जो चाहे डीएपी हो, एनपीके हो, इस तरह के उर्वरकों की उपलब्धता के लिए जो
विभिन्न देशों के साथ समन्वय कोऑर्डिनेशन किया जा रहा जी। है। और सिर्फ मौजूदा खरीफ सीजन की नहीं, आने वाले रबी सीजन के हिसाब से भी सोचा जा रहा है। तो सिर्फ आज के लिए रणनीति पराक्रम नहीं बनाई जा रही, बल्कि आगे के लिए भी। हम जानते हैं कि एक 24/7 कंट्रोल रूम सेटअप किया गया है और रियल टाइम मॉनिटरिंग हर चीज की, चाहे पेट्रोलियम पदार्थों की उपलब्धता हो या किसान की जरूरत के जो सामान हो उसकी बात हो, महंगाई हो, महंगाई स्थिर बनी हुई है देश में। इसके साथ साथ ही हम देख रहे हैं कि लगातार प्रधानमंत्री मोदी विभिन्न वैश्विक नेताओं के साथ लगातार संपर्क में है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से भारत से जुड़े हुए जहाजों की आवाजाही किस तरह से बनाई जा सकती है, उस पर नजर बनाई गई है। तो निश्चित तौर पर ये जो प्रयास है, ये जो सीधे पीएम मॉनिटरिंग कर रहे हैं, उसकी वजह से संभव हो पा रहा है। ठीक है, तो पश्चिम एशिया संकट के बीच भारत के नागरिकों को किसी तरीके की कोई परेशानी ना हो, ये सरकार का जो फोकस है, इस पर लगातार प्रधानमंत्री नजर बनाए हुए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सुधाकर दास इस तमाम जानकारी को हम तक साझा करने के लिए। और आइए अब नजर डालते हैं चुनावी राज्यों से जुड़ी महत्वपूर्ण खबरों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को असम के गोगामुख और बेहाली में चुनावी जनसभाओं को संबोधित किया। उन्होंने आरोप लगाया कि अगर कांग्रेस असम में सत्ता में आई तो वो घुसपैठियों की रक्षा के लिए कानून लाएगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि कांग्रेस का लक्ष्य बहुसंख्यक समुदाय को अल्पसंख्यक में बदलना और घुसपैठियों को एक स्थायी वोट बैंक बनाना है। आज सबसे पहले सुबह मैं टी गार्डन में गया। टी गार्डन में जाकर के टी गार्डन में काम करने वाली बहनों के आशीर्वाद लिए, उनको प्रणाम किया, उनकी शुभकामनाएं लेकर के मैं निकला हूं। और मैंने उनसे जिंदगी जिस चाय से मेरी जुड़ी हुई है, उस चाय की पत्ती को कैसे तोड़ते हैं उसको भी सीखा। असम में भाजपा की जीत की हैट्रिक और कांग्रेस के युवराज के हार की सेंचुरी जैसे शब्द बाण इस्तेमाल कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्य की चुनावी राजनीति को गरमा दिया। आपका ये प्यार मैं देख रहा हूं, जरा दिल्ली वालों को समझ नहीं आएगा, ये बारिश के बावजूद भी इतनी संख्या में लोगों का खड़े रहना, लगातार बारिश के बावजूद भी इतने लोगों का आना, ये हैट्रिक की गारंटी है, हैट्रिक की। उन्होंने राज्य में गोगामुख और बेहाली की चुनावी जनसभाओं में कांग्रेस को जमकर घेरा। साथ ही डबल इंजन के 10 साल के शासन की उपलब्धियों को भी जनता के बीच रखा। पीएम मोदी ने कहा कि कांग्रेस घुसपैठियों की रक्षा के लिए असम में नया कानून लाएगी और उनके नेता इसका खुलकर समर्थन कर रहे हैं। कांग्रेस असम में विदेशियों को बसाना चाहती है, असम की मूल संतानों को अल्पसंख्यक बनाना चाहती है। असम के अनेक जिलों में ये संकट हम सभी देख रहे हैं। बीजेपी एनडीए सरकार किसानों, आदिवासियों और हमारे जंगल की जमीन को घुसपैठियों के कब्जे में नहीं रहने देगा। अवैध कब्जे के खिलाफ बीजेपी एनडीए सरकार की कार्रवाई जारी रहेगी। असमिया शान और पहचान बनी रहेगी, ये मोदी की गारंटी है। प्रधानमंत्री ने कहा कि अगर भाजपा फिर सत्ता में आई तो वह असम की पहचान की रक्षा के लिए समान नागरिक संहिता लागू करेगी और छठी अनुसूची के तहत जनजातीय समुदायों की सुरक्षा करेगी। असम में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करना और हमारे आदिवासी समाज 6 शेड्यूल एरिया की संस्कृति और परंपराओं को सुरक्षित रखना, ये असम की पहचान बचाने के लिए
बहुत बड़ी घोषणाएं हैं और आप जानते हैं बीजेपी जो कहती है वो करके दिखाती है। पीएम मोदी ने कांग्रेस पर असम के सामर्थ्य के साथ काम न करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि आज दुनिया भर में गैस के संकट के बीच असम देश को ताकत दे रहा है। कांग्रेस ने असम के सामर्थ्य के साथ न्याय नहीं किया। आज हमारी सरकार असम के सामर्थ्य को असम के विकास में लगा रही है। जैसे पेट्रोलियम सेक्टर है, बीते एक दशक में असम में पेट्रोलियम और पेट्रोकेमिकल उद्योगों को हमने बहुत बदल दिया है। मुझे ये बताते हुए बहुत गर्व है कि आज असम कच्चे तेल के उत्पादन में नए रिकॉर्ड बना रहा है। पेट्रोल, डीजल और गैस का उत्पादन बहुत अधिक बढ़ रहा है। आज जब दुनिया भर में तेल और गैस का संकट है, तब असम भारत को बहुत बड़ी ताकत दे रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज भाजपा एनडीए को पूरे देश में समर्थन भी मिल रहा है, क्योंकि भाजपा विकास भी करती है और विरासत का सम्मान, सुरक्षा और समृद्धि भी सुनिश्चित करती है। वहीं कांग्रेस को देश की विरासत से, देश के गौरवमयी इतिहास से नफरत है। गोगामुख और विश्वनाथ की रैली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डबल इंजन सरकार की उपलब्धियों को जनता के सामने रखा, तो वहीं कांग्रेस पर करारा हमला बोला। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने राज्य में अशांति को बढ़ावा दिया है, घुसपैठ को संरक्षण दिया है। राज्य में जीत की हैट्रिक तो लगेगी ही, साथ ही साथ उन्होंने कहा कि कांग्रेस की पराजय की सेंचुरी भी असम तय करेगा। उन्होंने एक बार फिर जनता से एक और बार बीजेपी सरकार का आह्वान करते हुए कहा कि राज्य में सुख, समृद्धि, शांति की स्थापना करना बीजेपी और एनडीए का दायित्व है और असम की अस्मिता, पहचान और संस्कृति को संरक्षण देने के लिए एनडीए प्रतिबद्ध है। अपने सहयोगी उर्मिलेश भट्ट के साथ और कैमरा पर्सन मनमोहन के साथ अश्विनी कुमार मिश्र, डीडी न्यूज। असम में 9 अप्रैल को एक ही चरण में मतदान होगा, जिसको लेकर इन दिनों प्रचार अपने चरम पर है। कांग्रेस और भाजपा गठबंधन अपने अपने सहयोगियों के साथ जोरदार प्रचार अभियान में जुटे हैं, तो विपक्षियों पर जमकर हमलावर नजर भी आ रहे हैं। कांग्रेस की ओर से आज प्रियंका गांधी ने असम में कमान संभाली, तो भाजपा के तमाम स्टार प्रचारकों ने रैलियां की। असम की पहचान से लेकर विकास के मुद्दे पर जोरदार बहस जारी है, तो घुसपैठियों का मुद्दा सबसे ज्यादा गरमाया हुआ है। बढ़ते सियासी पारे के बीच विधानसभा चुनाव को लेकर असम में जहां बीजेपी के प्रचार की कमान खुद प्रधानमंत्री ने संभाली, तो वहीं कांग्रेस की ओर से कांग्रेस की वरिष्ठ नेता और लोकसभा सदस्य प्रियंका गांधी सक्रिय प्रचार अभियान चला रही हैं। इसी क्रम में उन्होंने नाजिरा में एक जनसभा को संबोधित किया, जहां उन्होंने जनता से समर्थन की अपील की। आज भी हम चाहते हैं कि असम में एक ऐसी सरकार बने जो आपको डराए नहीं, आपको धमकाए नहीं, आपसे स्वार्थ नहीं साधे, आपकी सेवा करे, आपके लिए ईमानदारी से काम करे, आपकी संस्कृति, आपकी सभ्यता को आगे बढ़ाए और मजबूत बनाए। असम में अपने प्रचार के दम पर जनाधार का विश्वास भरती कांग्रेस पार्टी पर असम सरकार में मंत्री और जगीरोड क्षेत्र से भाजपा उम्मीदवार पीयूष हजारिका ने निशाना साधते हुए कहा कि घुसपैठ को संरक्षण देती कांग्रेस लोगों में अपना विश्वास खो चुकी है। वहीं आईयूडीएफ प्रमुख बदरुद्दीन अजमल ने कांग्रेस को घेरते हुए कहा कि कांग्रेस का खेल खत्म हो गया है। आईयूडीएफ प्रमुख ने मानस निर्वाचन क्षेत्र में एक विशाल रैली को भी संबोधित किया और जीत के लिए एकजुट होने का आह्वान किया। देश में एक ही कानून होना चाहिए, यूसीसी का जरूरत है। हम लोग का सरकार आएगा तो 3 महीना में यूसीसी लागू किया जाएगा। जो हिमंत बिश्व शर्मा जी अब मुख्यमंत्री है, दोबारा मुख्यमंत्री बनेगा, जो जो मैनिफेस्टो में बोला गया है एक एक करके हम लोग निभाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, जो घुसपैठिया है, जो इलीगल इमिग्रेंट है, उन लोगों को तो हटा नहीं है। लोगों का मैंडेट है, सब लोगों को पूछिए, उस हिसाब से हम लोग काम करेगा, जरूर करेगा। कांग्रेस फिनिश, बीजेपी में जाएगा। सपना देख रहे हो, मुख्यमंत्री होने का सपना देख रहे हो। आपने देखना ही था।
सपना देखने तो जादू काम नहीं करेगा। नहीं चलेगा, कुछ नहीं, सब बिक गया, सब अंदर ही अंदर बिक गया। असम में आगामी विधानसभा चुनाव में जीत का परचम लहराने के लिए एक दूसरे किले में सेंध लगाने की लड़ाई को लेकर जहां धुआंधार प्रचार जारी है, वहीं सभी दलों के लिए प्रचार के मैदान में उतरे दिग्गजों ने सूबे के सियासी तापमान को बढ़ा दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। पश्चिम बंगाल में सियासी तापमान लगातार बढ़ता जा रहा है। नामांकन से लेकर गठबंधन, आरोप प्रत्यारोप से लेकर सड़क पर उतरते कार्यकर्ता, हर मोर्चे पर राजनीति गरमाई हुई है। भाजपा सत्ता परिवर्तन का दावा कर रही है, टीएमसी बाहरी मतदाताओं का मुद्दा उठा रही है, तो कांग्रेस अपने ही घर में कलह से जूझती हुई नजर आ रही है। इसी बीच चुनावी प्रक्रिया को लेकर विवाद अब अदालत तक पहुंच चुका है, जहां सुप्रीम कोर्ट ने भी एसआईआर को लेकर महत्वपूर्ण निर्देश दिए हैं। 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार जोरों पर है। सभी दल जनता को लुभाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। राजनीतिक दल घर घर जाकर प्रचार कर रहे हैं, तो वहीं कई नेता रोड शो कर जनसंपर्क कर रहे हैं। इस बीच पश्चिम बंगाल में आसनसोल दक्षिण विधानसभा सीट से भाजपा उम्मीदवार अग्निमित्रा पॉल ने अपना नामांकन दाखिल किया। पश्चिम बंगाल भाजपा अध्यक्ष समीक भट्टाचार्य ने प्रदेश में भाजपा की जीत का दावा किया, तो वहीं आम जनता उन्नयन पार्टी के संस्थापक हुमायूं कबीर ने एआईएमआईएम के साथ अपने गठबंधन पर भरोसा जताया है। टीएमसी नेता कुणाल घोष ने बीजेपी पर बाहरी वोटर प्रदेश में लाने का आरोप लगाया है। हमारा राज्य के मुख्यमंत्री इतना सेवा किया है, उसको तो पार्टी बोलकर कुछ रहेगा नहीं। 4 तारीख का बाद तृणमूल कांग्रेस हार गई, बोले तृणमूल कांग्रेस पूरा देश भर में आवाज उठ गई, 4 मई दे दी गई। जो 4 मई तक जो रिजल्ट आएगा ऑफिशियली, उतने दिन सबको पता मिल जाएगा ये दोनों भाई मिलके इनको क्या एक्सेप्टेंस है बंगाल का आम जनों तक। बंगाल में अपनी हार की आशंका को देखते हुए बीजेपी बाहर से वोटर ला रही है और असली वोटरों को हटा रही है। इसके अलावा जिन इलाकों में बीजेपी को कुछ वोट मिले थे और जहां अब टीएमसी जीत की ओर बढ़ रही है, वहां बीजेपी एनआईए को लगाकर लोगों को नोटिस भेज रही है। पश्चिम बंगाल में उम्मीदवारों की घोषणा के बाद कांग्रेस में अंदरूनी कलह खुलकर सामने आ गई है। 294 विधानसभा सीटों पर उम्मीदवारों की सूची जारी होते ही पार्टी के भीतर विरोध तेज हो गया है। प्रदेश कांग्रेस कार्यालय विधान भवन के बाहर नाराज कार्यकर्ता और समर्थक धरने पर बैठ गए। इस दौरान दूसरे गुट के साथ उनका विवाद शुरू हुआ, जो देखते ही देखते झड़प और फिर हाथापाई में बदल गया। हंगामे के दौरान एक कांग्रेस कार्यकर्ता गंभीर रूप से घायल हो गया। इस हंगामे ने चुनाव से पहले कांग्रेस की अंदरूनी स्थिति पर सवाल खड़े कर दिए हैं। फॉर्म 6 को लेकर मुख्य निर्वाचन अधिकारी के कार्यालय के बाहर तृणमूल द्वारा किए गए हंगामे के चलते कोलकाता पुलिस ने सुरक्षा कड़ी कर दी है। स्ट्रैंड रोड इलाके में बीएनएस की धारा 163 के दायरे को और बढ़ा दिया गया है। सीईओ कार्यालय के सामने बड़े पैमाने पर प्रदर्शन या हिंसक घटना की आशंका के चलते कोलकाता पुलिस ने ये कदम उठाया है। पश्चिम बंगाल में एसआईआर मामले में सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने अहम निर्देश दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि एपिलेट ट्रिब्यूनल अब नए दस्तावेज भी स्वीकार कर सकते हैं, लेकिन ऐसा वो उन दस्तावेजों की सच्चाई और प्रामाणिकता जांचे जाने के बाद ही कर सकते हैं। एपिलेट ट्रिब्यूनल वो ट्रिब्यूनल होंगे जो मतदाता सूची से किसी का नाम हटाए जाने या न डालने के खिलाफ अपील सुनेंगे। बुधवार को चुनाव आयोग की ओर से कोर्ट को बताया गया है कि 19 एपिलेट ट्रिब्यूनल का गठन किया गया है, जिसमें हाई कोर्ट के पूर्व जज हैं। एपिलेट ट्रिब्यूनल वाले जजों के लिए ट्रेनिंग शुरू हो चुकी है और गुरुवार से ट्रिब्यूनल में सुनवाई शुरू हो जाएगी। कलकत्ता हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के पत्र के जरिए कोर्ट को ये भी बताया गया है कि मतदाता सूची में शामिल करने के लिए लगभग 47 लाख दावे न्यायिक अधिकारियों की ओर से निपटाए जा चुके हैं। बाकी बचे दावों को 7 अप्रैल तक निपटा लिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर संतुष्टि जाहिर की है। ब्यूरो इनपुट के साथ सौरभ दत्ता की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। दक्षिण भारत में चुनावी सरगर्मी तेज होती जा रही है। केरलम, तमिलनाडु और पुदुचेरी में प्रचार अब पूरे जोर पर है और सियासी दल जनता तक पहुंचने के लिए हर संभव कोशिश कर रहे हैं। कहीं रोड शो के जरिए शक्ति प्रदर्शन हो रहे हैं, तो कहीं घर घर जाकर वोटरों को साधने की कवायद जारी है। केरलम में भाजपा, कांग्रेस और वाम मोर्चा के बीच मुकाबला दिलचस्प होता जा रहा है, तो तमिलनाडु में भी सत्ताधारी डीएमके और विपक्षी दलों के बीच वादों और दावों की सियासत तेज है। दक्षिण के इन राज्यों में सियासत अब पूरी तरह से चुनावी मोड में आ चुकी है।
केरलम, तमिलनाडु और पुडुचेरी विधानसभा के लिए प्रचार जोर पकड़ता जा रहा है। सभी दल जनता को लुभाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। राजनीतिक दलों के प्रत्याशी जहां घर घर जाकर अपना प्रचार कर रहे हैं, तो वहीं कई नेता रोड शो कर जनसंपर्क कर रहे हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने कन्नूर जिले के मटनूर विधानसभा क्षेत्र में भव्य रोड शो किया। इस रोड शो में हजारों की संख्या में बीजेपी समर्थकों ने हिस्सा लिया और नारेबाजी करते हुए पार्टी के पक्ष में जोरदार समर्थन व्यक्त किया। नितिन नवीन ने रोड शो के दौरान मटनूर की जनता से संपर्क किया और बीजेपी की नीतियों और राज्य में विकास के वायदे किए। उन्होंने कहा कि बीजेपी केरलम में एक मजबूत विकल्प बनकर उभरेगी और आगामी चुनावों में पार्टी बड़ी सफलता हासिल करेगी। वहीं केंद्रीय रक्षा मंत्री और वरिष्ठ भाजपा नेता राजनाथ सिंह केरलम के एर्नाकुलम की परावूर विधानसभा क्षेत्र में एक जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने वाम लोकतांत्रिक मोर्चा और संयुक्त लोकतांत्रिक मोर्चा पर निशाना साधा और कहा कि दोनों ने दशकों तक केरलम के लोगों के साथ छल किया। वहीं कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने केरलम में पार्टी की जीत का दावा किया। This time BJP will get a very good response from the public of Kerala, from 2% to 20% under the leadership of Narendra Modi. We are very much confident that this time Lotus will give the clear-cut mandate for the state assembly election. This time BJP will come and give an alternative government of both LDF and against LDF and UDF, and we will look after the people of the welfare, development, infrastructure growth and employment for the youth and the respect for the women. केरल के मेहनतकश और ईमानदार लोगों के साथ लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट और यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट दोनों ने दशकों से छल किया है, धोखा दिया है। दोनों का झंडा और चुनाव चिन्ह अलग जरूर है, लेकिन उनका चाल चरित्र एक जैसा है, सोच भी उनकी एक जैसी है। मैं पूरे राज्य में प्रचार कर रहा हूं। मुझे बहुत अच्छे नतीजे और बहुत अच्छी प्रतिक्रिया मिल रही है। हम जीतने वाले हैं, माहौल हमारे पक्ष में है। तमिलनाडु में विधानसभा चुनाव 2026 के सरगर्मी के बीच मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने तिरुचिरापल्ली पूर्व निर्वाचन क्षेत्र से डीएमके उम्मीदवार इनिगो इरुदिया राज के समर्थन में तिरुचिरापल्ली के गांधीनगर बाजार इलाके में चुनाव प्रचार किया। इस दौरान स्टालिन पलक्कराई इलाके में एक चाय की दुकान पर भी रुके और लोगों से बातचीत की। तिरुपतूर में तमिलनाडु के उप मुख्यमंत्री उदयनिधि स्टालिन ने विधानसभा चुनावों से पहले रोड शो किया। चेन्नई में पट्टाली मक्कल काची के अध्यक्ष अंबुमणि रामदास ने आगामी विधानसभा चुनाव 2026 के लिए पार्टी का चुनावी घोषणा पत्र जारी किया। तमिलनाडु को नशीले पदार्थों और शराब से मुक्त राज्य बनाने सहित कई चुनावी वादे किए। भले ही तमिलनाडु उत्तर के कई राज्यों की तुलना में अधिक प्रगतिशील राज्य है, फिर भी शिक्षा, स्वास्थ्य और कृषि क्षेत्रों में अभी भी बहुत बड़ी कमियां मौजूद हैं। डीएमके द्वारा पैदा की गई इस कमी को पूरा करेंगे। वहीं पुडुचेरी में भी विधानसभा चुनाव जोर पकड़ चुका है। मुथियालपेट विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस उम्मीदवार ईरम जी राजेंद्रन घर घर जाकर प्रचार कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो ये थी चुनाव राज्यों से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण खबरें और आइए अब समाचार में बढ़ते हैं आगे। लोकसभा ने आईबीसी यानी दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता संशोधन विधेयक को मंजूरी दे दी। इस कानून का उद्देश्य दिवालियापन मामलों को जल्दी और आसान तरीके से सुलझाना है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने विधेयक पेश करते हुए कहा कि आईबीसी का मकसद कंपनीज को बंद करना नहीं, बल्कि उन्हें मुश्किलों से निकालकर दोबारा खड़ा करना है ताकि वो फिर से काम कर सके। IBC was not brought with an intention of liquidating companies. It was brought in to address the stress that the companies are facing and give a resolution which will make them come back to some form and then attain the status in which they were earlier run, with quite a few guardrails in that the defaulting promoter doesn't come back through the back door. So in this current set of amendments, we want to bring in expeditious admission of insolvency applications.
लोकसभा में बुधवार को जनविश्वास उपबंधों का संशोधन बिल 2026 पारित हो गया। सरकार ने इसे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा देने और आम नागरिकों को राहत देने वाला एक महत्वपूर्ण कदम बताया। हमारे वरिष्ठ सहयोगी अमरेंद्र गुप्ता के साथ बातचीत में भाजपा के वरिष्ठ सांसद जगदम्बिका पाल ने इस विधेयक को ऐतिहासिक बताते हुए कहा कि इससे देश में कारोबार का माहौल और बेहतर होगा और अनावश्यक कानूनी जटिलताएं कम होंगी। एक ऐतिहासिक दिन जब जन विश्वास अमेंडमेंट बिल को पारित कर दिया, कितना इम्पोर्टेंट है? देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब प्रधानमंत्री बने और देश की जनता ने उनको जनादेश दिया तो उनके मन में शुरू से था, उन्होंने सदन में कहा था कि इस देश में ब्रिटानिया हुकूमत के ज़माने से ऐसे ऐसे कानून हैं कि जो भारतीय लोगों के लिए न्याय नहीं दे रहा था। लोगों के ऊपर सत्ता करने के लिए एक दंड और भय का करके कानून बनाया गया था। ऐसे उन तमाम हम कानून को समाप्त करेंगे। उन्होंने 2023 में इस जनविश्वास के एक्ट को लेकर के आए और उस समय भी करीब 42 एक्ट्स में उन्होंने संशोधन किया। अगर छोटे गुनाहों के लिए, छोटे कार्यों के लिए बड़ी सजा, तो इसलिए उसका सरलीकरण करते हुए इसको ऐतिहासिक बिल बताया है केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने। देखिए, पहले के जो ये कानून आज समाप्त हुए वो एक कानून इसलिए थे कि लोगों को मतलब अनजाने में भूल बस कोई गलती हो जाए, प्रोसीडियल गलती हो जाए तो उसमें आपको सजा होगी, या ऐसी गलतियां जिसके लिए सजा नहीं होनी चाहिए तो उनके लिए न्याय मिले। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने जिस तरह से पुराने कानूनों को बदल कर उस कानून की किताब से हटा दिया, उस दिशा में एक बड़ा कदम माना जा सकता है। जन विश्वास 2026 जो भारत की लोकसभा में पारित हुआ है, उससे 1000 ऐसे कानून जो देश की आम आदमी को, देश के गरीब लोगों को जो सजा देता था, दंड देता था, जो नहीं होना चाहिए, जो न्याय के, नेचुरल जस्टिस के, नैसर्गिक न्याय के विरुद्ध था, ऐसे 1000 काले कानूनों से देश को छुटकारा मिला है। जन विश्वास कानून में 1000 से ज्यादा कानून और 23 मंत्रालय और विभागों को समाहित करके एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कानून को लोकसभा से आज पारित करा दिया गया है। भाजपा में शामिल होने के बाद पूर्व टेनिस स्टार लिएंडर पेस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। प्रधानमंत्री ने मुलाकात की तस्वीरें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर साझा की। अपने पोस्ट में उन्होंने बताया कि लिएंडर पेस के साथ मेरी एक बहुत अच्छी बैठक हुई। भारत को टेनिस के क्षेत्र में उनकी उपलब्धियों पर बहुत गर्व है। हमने कई अलग अलग मुद्दों पर चर्चा की। खेलों और राष्ट्र निर्माण के प्रति उनका जुनून सचमुच काबिले तारीफ है। देश में जनगणना 2027 के पहले चरण की शुरुआत हो गई है। ये देश की पहली डिजिटल जनगणना है जिसमें मोबाइल ऐप और सेल्फ एन्यूमरेशन पोर्टल का उपयोग किया जा रहा है। पहले चरण में घरों और सुविधाओं से जुड़ी हुई जानकारी जुटाई जा रही है। यह रिपोर्ट देखिए। न घर आने वाले बाबू का इंतजार, न कागज की जरूरत, महज एक क्लिक और आपकी पूरी डिटेल ऑनलाइन जारी। देश में जनगणना 2027 का आगाज हो गया है। खास बात यह है कि पहली बार डिजिटल जनगणना हो रही है। इस बार लोगों को स्वगणना की सुविधा मिली है। जनगणना के पहले चरण में घरों और सुविधाओं की डिटेल भरी जा रही है। सिक्किम और ओडिशा में जनगणना ने रफ्तार पकड़नी शुरू कर दी है। ओडिशा के राज्यपाल हरिबाबू कंभमपति ने भुवनेश्वर में अपनी स्वगणना ऑनलाइन पूरी की और सभी से ऐसा करने का आग्रह किया जिससे कि यह सुनिश्चित हो सके कि जनगणना में हर घर की गिनती हो। As the first citizen of Odisha, I have fulfilled my duty by completing my self-enumeration, and I urge each one of you to do the same. This important national exercise forms the foundation for planning and development. Therefore, your participation in the house listing phase will ensure that every household is counted and represented. ओडिशा में स्वगणना की ऑनलाइन सुविधा उपलब्ध है जो 15 अप्रैल की आधी रात तक जारी रहेगी। सभी नागरिक स्वगणना पोर्टल के जरिए अपनी जानकारी भर सकते हैं। उधर सिक्किम में भी जनगणना की शुरुआत हो गई है।
सिक्किम के राज्यपाल ओम प्रकाश माथुर और मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग ने भी जनगणना 2027 के तहत स्वगणना की प्रक्रिया शुरू की। माथुर और तमांग ने राज्य जनगणना निदेशालय के अधिकारियों की मौजूदगी में लॉन्च किए गए ऑनलाइन जनगणना पोर्टल के जरिए यह प्रक्रिया पूरी की। जनगणना 2027 दो चरणों में हो रही है। पहला चरण हाउस लिस्टिंग और आवास जनगणना के रूप में जाना जाता है और दूसरा चरण जनसंख्या जनगणना है। पहले चरण में मकान या भवन से जुड़े ये सवाल पूछे गए हैं। भवन संख्या, जनगणना मकान संख्या, फर्श की मुख्य सामग्री, दीवार की मुख्य सामग्री, छत की मुख्य सामग्री, मकान का उपयोग और मकान की स्थिति के बारे में पूछा गया है। इससे पहले जनगणना के आंकड़े कागज पर दर्ज किए जाते थे और फिर उन्हें डिजिटलाइज किया जाता था, जिसमें काफी वक्त लगता था। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने बुधवार को राष्ट्रपति भवन में भारत सरकार की जनगणना 2027 पहल के तहत स्वगणना यानी कि सेल्फ इन्यूमरेशन प्रक्रिया में भाग लिया। राष्ट्रपति ने आधिकारिक पोर्टल पर जाकर अपने परिवार और आवास से संबंधित विवरणों को स्वयं दर्ज किया। उनके साथ केंद्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन, भारत के महापंजीयक एवं जनगणना आयुक्त मृत्युंजय कुमार नारायण और अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने उपराष्ट्रपति भवन में जनगणना 2027 के तहत स्वगणना प्रक्रिया में हिस्सा लेते हुए ऑनलाइन फॉर्म भरा। उपराष्ट्रपति ने देशवासियों से अपील की कि वो इस स्वगणना प्रक्रिया में सक्रिय रूप से भाग लें और अपने राज्य, केंद्र शासित प्रदेश द्वारा निर्धारित अवधि के दौरान आधिकारिक वेब पोर्टल census.gov.in पर जाकर अपने परिवार का विवरण ऑनलाइन दर्ज करें। इस दौरान भारत के रजिस्ट्रार जनरल एवं जनगणना आयुक्त मृत्युंजय कुमार नारायण भी उपस्थित रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी जनगणना 2027 के तहत स्वगणना प्रक्रिया में हिस्सा लेते हुए ऑनलाइन फॉर्म भरा, जिसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा। अपने संदेश में उन्होंने लिखा कि मैंने अपनी स्वगणना पूरी कर ली है। आज जनगणना 2027 के पहले चरण की शुरुआत हो रही है, जो मकानों की सूची बनाने और आवास संबंधी कार्यों से जुड़ा है। यह पहली बार है जब जनगणना के लिए डेटा संग्रह डिजिटल माध्यमों से किया जा रहा है। ये भारत के लोगों को अपने घर परिवार का विवरण स्वयं दर्ज करने का अधिकार भी देता है। मैं भारत के लोगों से अपील करता हूं कि वो अपने घर परिवार का विवरण स्वयं दर्ज करें और जनगणना की प्रक्रिया में भाग लें। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी जनगणना 2027 के तहत स्वगणना प्रक्रिया में हिस्सा लेते हुए ऑनलाइन फॉर्म भरा। उन्होंने देशवासियों से भी इस प्रक्रिया में सहयोग करने की अपील की। गृह मंत्री ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक संदेश में लिखा, आज से प्रारंभ हो रही जनगणना की पहली प्रक्रिया आवास गणना के तहत अपने दिल्ली स्थित आवास पर स्वगणना का फॉर्म भरा। भारत की विकास यात्रा को गति देने और प्रत्येक देशवासी तक सरकार की योजनाओं का समुचित लाभ पहुंचाने में इस प्रक्रिया की भूमिका महत्वपूर्ण होगी। जल्द ही जनगणना की टीम आपके घर भी आएगी। आप भी इस राष्ट्रीय दायित्व में पूर्ण सहयोग करते हुए मांगी गई आवश्यक जानकारियां प्रदान करें। और इसी के साथ ही समाचार में अभी के लिए इतना ही। दीजिए अनुमति। नमस्कार।